का आपका कोई उस्ताद, कोई मेंटोर या हेल्प कहाँ से ली? तो ये फ़ील्ड भी ज़्यादा ओल्ड नहीं है, और जब आए थे तब वो फ़ील्ड ही नहीं थी, तो उस्ताद कहाँ से आने थे। पहली आमदनी कितनी थी? पहली इनकम जो है वो मेरी $100 थी, और $100 से कम वो आते नहीं थे, इसलिए वो $100 थी। पाकिस्तान के अंदर फेसबुक कब तक मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा? और शायद 23 में भी फ़ेसबुक जो है वो नहीं आ सकेगा पाकिस्तान में। पर जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, तो उनको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो अच्छा कंटेंट बना रहा है फ़ेसबुक उसको फिर भी मोनेटाइज़ करने को तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज कारोबार की बातें असबर अली के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहिद भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया मुझे अपने प्रोग्राम में। आपकी मोहब्बतें हैं, चाहते हैं। ये बताइए कि असबर अली कौन है? असबर अली एक ऐसा शख्स है जिसने डिजिटल मार्केटिंग को अपने 20 साल दे दिए इन वन लाइन। और उसके अलावा अगर आप कहें कि जी ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, आसान लफ्ज़ों में इंटरनेट से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, ये मैं लोगों को समझाता हूँ। ऑनलाइन भी समझाता हूँ, ऑफलाइन भी समझाता हूँ। बेताशा वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, असबर अली लिखें तो उसमें ज़्यादातर ऐसे काम जो मैंने खुद किए हुए हैं, वो मैं सिखाता हूँ। ना कि एक ऐसा यूट्यूबर जो कि इतने दिनों में, इतने घंटों में इतने पैसे बनाए, उस पर ना बिलीव करता हूँ ना मैं सिखाता हूँ। तो ये मेरा वन लाइन इंट्रोडक्शन है। तो डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों? इत्तफाकन आए, हादसतन आए या सोच समझकर? देखें आजकल ना, आपने देखा होगा अपने आसपास भी कि काफ़ी एकदम से हाइप बनी। वो चाहे अमेज़न की वजह से बनी या किसी और चीज़ की वजह से बनी, लोग जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लोगों को ये फ़ैसिनेट हमेशा से करता है कि घर बैठ के पैसे बनाए जाए। अब उसके पीछे की स्टोरी उनको ऐसा क्यों लगता है कि घर घर बैठ के पैसे बनाने चाहिए। कोविड के बाद हमने देखा कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो ट्रेंड में आ गया, क्योंकि इंसान बेसिकली एक कामचोर कौम है और आसानियाँ मांगती है। तो उनको लगता है कि शायद ये आसान काम है। तो शायद मैं यही सोचते हुए एक्सीडेंटली आया। जिस तरह एक नया बच्चा होता है, वो जब मार्केट में जाता है वो कहता है नौकरी करनी पड़ेगी, अच्छा ये काम है इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसी तरह किसी एक्सीडेंट की तरह ही मैं इसमें एंटर हुआ। और और ये बात काफ़ी पुरानी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 20 साल पुरानी बात है। और ये ऐसा ज़माना था कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी, और बाहर से पैसे लाने वाले शख्स बहुत कम होते थे। और जहाँ भी आप आते थे, बैंक वालों को पता लगता था तो वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल दिया करते थे। तो वो कुछ इस तरह का टाइम था। तो और दूसरा फैक्टर जो कि आज शायद इतना मसला नहीं है, उस वक्त बहुत ज़्यादा होता था। हवाई रोज़ी की एक टर्म होती थी कि पैसा अब आ रहा है, कौन भेज रहा है, रहेगा नहीं रहेगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो घर वाले सपोर्टिव भी थे, पर साथ कहते थे कि ठीक है ये कर रहे हो, नौकरी नौकरी होती है, नौकरी ज़रूर करनी चाहिए। तो उनके कहने पे नौकरी भी की, 1 साल जॉब भी की, और उसके बाद जो है वो अल्टीमेटली इनकम कंपैरिजन, क्योंकि जब आप घर पैसे देने लग जाते हैं थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। वो कहते हैं, हम्म। ठीक है यार पैसे कमाने लग गया। पर जिस चीज़ को मैं थोड़ा टाइम दे रहा था, जो कि डिजिटल मार्केटिंग थी, ऑनलाइन पैसे ज़्यादा बन रहे थे और ऑफलाइन से कम बन रहे थे। तो फिर खुद ब खुद ही एक चीज़ को, जारी बात है, रोकना पड़ा, और दूसरे में फुली जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में आ गया। 20 साल पहले सिखाने वाले नहीं होते थे। जी। आज तो यूट्यूब भरा पड़ा है, यूडेमी है, फेसबुक है और बहुत सारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे लोग सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं। हम्म। तो आपने किससे सीखा? आपका कोई उस्ताद, कोई मेंटोर या हेल्प कहाँ से ली? देखिए आपने बिल्कुल सही बात की कि उस वक्त, वो वक्त ऐसा नहीं था कि सिखाने वाले नहीं थे। ज़्यादातर चीज़ें डेवलप हो रही थी। अब आप यूँ समझ लेना कि अ, जो टच फ़ोन आप आज इस्तेमाल करते हैं वो अभी कुछ साल पहले ही आपको मिला है। तो जब आपके पास पहली दफ़ा आया था, आपने उसे कैसे सीखा? ज़्यादा चांस यही है कि आपने ऑनलाइन नहीं सीखा होगा, अपने साथ दोस्त से सीखा होगा या खुद तजर्बे करके सीखा होगा। तो ये फ़ील्ड भी ज़्यादा ओल्ड नहीं है, और जब आए थे तब वो फ़ील्ड ही नहीं थी, तो उस्ताद कहाँ से आने थे। तो इसलिए वो ज़्यादातर चीज़ें एक्सपीरियंस और अपनी कॉमन सेंस पे बेस करती थी।
मेरे रिश्तेदार, मेरे मामू, सगे मामू लगते हैं, उन वो इस फील्ड से रिलेटेड थे। तो उन्होंने बस जैसे वो इस्लामाबाद रहते थे, कभी-कभार वो आते थे तो उनसे थोड़ा बहुत टाइम लेके पूछ लिया जाता था, तो थोड़ी बहुत डायरेक्शन से ही जो है ना मैं थोड़े बहुत पैसे बनाना शुरू कर दिया। और वो थोड़े नहीं थे, स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा थे। तो इसलिए जो है वो वहाँ से मुझे एक सोर्स मिला जो कि एक एक्सपीरियंस बंदा मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देता था, डायरेक्शन मुझे सही रखता था, जिसकी वजह से शायद आज तक जो मैं पहुंचा हूँ उन्हीं की वजह से पहुंचा हूँ। क्योंकि ऑनलाइन ना यूट्यूब थी ना गूगल इतना को सही आंसर देता था, तो ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते थे उस चीज़ पे। असबर भाई कभी नौकरी भी की? जी बिल्कुल। नौकरी शायद मैं ना करता सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, मेरे घर वालों की प्रेशर की वजह से। क्योंकि हमें पता है कि जब आप टाई लगा के जा रहे होते हैं ना, तो उसकी फील ही अलग होती है। क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो नौकरी करते थे, और ज़ाहिर बात है कि आपके जो वालिद होते हैं वही आपकी इंस्पिरेशन होते हैं, उन्होंने जो किया होता है वही आपके आइडियल होते हैं। ये और बात है कि जो बिजनेसमैन होता है उसका हुलिया कभी कभार जो है ना वो ऐसा नहीं होता कि लगे कि हाँ जी एक प्रोफेशनल जो है। तो इसी चीज़ को देखने की तरह जो देखी हुई थी चीज़ के, बिल्कुल नौकरी उसमें की। और एक टेलीकॉम कंपनी थी, उसमें मैंने जॉब की, एज अ सेल्समैन काम किया करता था। और कंपनी बहुत अच्छी थी, पैसे भी काफ़ी अच्छे थे। पर वो जब तक कम कंपटीशन में रही टेलीकॉम कंपनी, क्योंकि ये वो टाइम था जिसमें सिर्फ दो जॉब्स ऐसी होती जो कि बहुत अच्छी मानी जाती थी। नंबर एक होता था या तो आप बैंकर हो या फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है वो आपकी जॉब हो। तो ये दो बेस्ट चीज़ें थी, और वही वही टाइम था। और इत्तेफाकन जो है वो किसी तरह मैंने दोस्तों के उससे कह के ला के जो है वो अपनी टेलीकॉम में जॉब कर ली, जो कि 1 साल चली। और उसके साथ साथ मैं ऑनलाइन में था, काम कर रहा था। और फिर जब इनकम कंपैरिजन हुआ तो डेफिनेटली ऑनलाइन की इनकम जो है वो ज़्यादा बन गई। तो इसलिए उसको जो है वो क्विट करना पड़ा, और मैं फुल टाइम जो है वो ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन की पहली आमदनी कितनी थी? कहाँ पे खर्च की और कैसे मंगवाई? पहली इनकम जो है वो मेरी $100 थी। और $100 से कम वो आते नहीं थे, इसलिए वो $100 थी। और ये ऐसा ज़माना था जिसमें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुआ करते थे। तो प्रोसेस कुछ इस तरह होता था कि 1 से 2 महीने 3 महीने लगा के हम वो $100 बनाता था मैं। और उस $100 का चेक अमेरिका से चलता था, जो कि 1 महीना लेता था पाकिस्तान आने में। फिर वो चेक उठाकर मैं बैंक जाता था। और मैं अंडर एज था, मेरा बैंक अकाउंट भी नहीं था। तो मैं अपनी मदर के नाम पे वो चेक लेके जाता था, और वो चेक फिर उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता था। जब चेक उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता था तो फिर 30 दिन और लगते थे उस चेक को क्लियर होने के लिए। तो आप ये देख लें कि वो $100 हाथ में है आपके, फिर भी नहीं है, क्योंकि वो बैंक में जाना है और फिर 30 दिन का प्रोसेस है। तो ये 3 से 4 महीने का एक प्रोसेस होता है जिसमें वो इनकम क्लियर होके आती थी। अब आपने पूछा कि जी वो कहाँ खर्च किए, तो मेरा ख्याल में उस वक्त इतना ट्रेंड नहीं होता था फ़ोन्स का, या इतने महंगे फ़ोन नहीं होते थे। बिल्कुल, सबसे पहले जो है, क्योंकि मुझे शौक होता था कि ऑनलाइन काम करते थे तो आपको हर घंटे बाद या कुछ घंटों बाद इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो होती थी। तो ऐसा फ़ोन जिसमें इंटरनेट बहुत अच्छे से चल जाए और उसकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी बड़ी हो, जिसमें फ़ील आए कि लैपटॉप जैसा। तो उस ज़माने में बड़ा कोई यूज़्ड फ़ोन होता था, कम्युनिकेटर उसे कहते थे, नोकिया का वो नया-नया आया था यूज़्ड, जो मैंने मुझे याद नहीं, शायद मैं वहीं जो है वो सारी की सारी मेरी जमा पूँजी पहली उसी में ही जो है वो चली गई। तो वालिदैन का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपने पहला $100 कैश करवाया? अ, एक चीज़ होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी मेरी फैमिली में लोग थे जो कि काम कर रहे थे ये, तो इसलिए उनके लिए कोई नई बात ये उस तरह से नहीं थी। मतलब उनको था कि हाँ, वो होता है ना, पहला होता है तो फिर तो ज़्यादा आपको प्रोटोकॉल मिलता है। तो मैं यूँ कह सकते हैं आपके दूसरा या तीसरा था, तो उतना ज़्यादा नहीं था, पर उनको ये समझ आ गया कि हाँ जी ये कर सकता है। और मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव रहे। मेरे वालिद साहब जो है वो जॉब किया करते थे और अकाउंटेंट थे एक कंपनी में। और उसके बाद जो है वो मेरी मदर को होता था कि इसको जो नौकरी करनी चाहिए, वो जिस तरह वो टाई लगा के जाने वाला जो सिस्टम मैंने आपको बताया, तो वो कहते हैं नौकरी करनी चाहिए। पर मेरे अब्बू जो थे वो इस चीज़ को समझते थे कि बिज़नेस की पावर बिज़नेस है। तो वो कहते थे इसको ज़्यादा प्रेशराइज़ ना करो, जो कर रहा है इसको करने दो। वो एक एक जो होती है ना, उसमें सही या गलत शायद उनको भी ना पता हो, पर उनको ये था कि हाँ, कोई बिज़नेस जैसी चीज़ है ये।
तो इसलिए वो सपोर्टिव रहे, तो उसके बाद जो है वो जब इनकम आना शुरू हुई, और फिर जब मैं स्टडी भी साथ साथ कर रहा था तो पार्ट टाइम में मास्टर्स में एडमिशन लिया हुआ था, क्या ताकि सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहे। तो आपका जो ऑनलाइन अर्निंग का कैरियर है, स्टार्ट जो है बेसिकली वो ब्लॉगिंग से हुआ था या कुछ और? देखिए उस वक्त जो है वो फेसबुक नहीं था उस टाइम, और सोशल नेटवर्क इस्तेमाल कर किया करते हैं लोग, पर बिल्कुल ब्लॉगिंग से ही हुआ था। पर क्योंकि वो स्टार्ट था, उसमें चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो रही थी। शायद जो मैं काम कर रहा था मुझे ये भी नहीं पता था इसको ब्लॉगिंग कहते हैं, और शायद उस टाइम में किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि ये टर्म बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुई कि इस सारे प्रोसेस को, एक वेबसाइट पे आप टेक्स्ट डालते हैं, उसके बाद गूगल एडसेंस की ऐड लगती है और उसको क्लिक करते हैं तो फिर पैसे बनते हैं, तो उसको ब्लॉगिंग कहा जाता है। फिर टाइम के साथ साथ जो है वो प्रोसेस आगे चला, जिसमें नई से नई फील्ड बहुत जल्दी जल्दी जो है वो आना शुरू हो गई। फ्रीलांसिंग जो है वो एकदम से प्रमोट होना शुरू हो गई, फिर एसईओ जैसे नाम आना शुरू हो गए, और फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गई, और फिर वीडियोस को एकदम से हाइप मिलना शुरू हो गई। तो अब जब आप ऑनलाइन में होते हैं, इस चीज़ को एक नए बंदे को जब पीक मिलती है या इनकम जब आपकी मैक्सिमम पे जाती है, तो ये नॉर्मल होता है कि वो इनकम थोड़ा सा ड्रॉप, क्योंकि बिजनेस का जो ग्राफ होता है वो कभी भी ऐसा ऊपर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे होते हुए जाता है। तो जो यंग होते हैं तो हम समझते हैं कि शायद यहाँ पीक पहुंची, अब अगली पीक हमने बनानी है। हम उस उसका जो डाउनफॉल होता है उसको एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी नहीं रखते। हमें लगता है कि शायद जो है ना वो हमसे कोई गलती हो रही है, ये काम ही ठीक नहीं है, काम चेंज करो, किसी और फील्ड में चले जाओ। तो उन सारी फील्ड्स को एक्सप्लोर मैंने किया, जिसमें आपकी फ्रीलांसिंग के मुख्तलिफ स्किल्स आ जाते हैं। इन एसईओ, बेसिकली उस एसईओ को साइकिल को समझना, और उसके बाद इसी दौरान जो है वो जब मैं क्लाइंट्स के साथ डील कर रहा होता था तो पैसे पाकिस्तान में लाना एक बहुत बड़ा मसला होता था। तो इसका सोल्यूशन मुझे फिर यूके जाना पड़ा, वहाँ जाकर कंपनी रजिस्टर करनी पड़ी, इसी वजह से कि ताकि फ़्लो को जो है वो ऐसे रखा जाए कि कम से कम आपकी मसले कम से कम हो, आप अपने काम पे जो है फोकस करें। उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड आती रही उन सबको एक्सप्लोर करता रहा, जिसमें तमाम तरह की जो है ना वो मार्केटिंग सर्विसेज आती हैं। और आज जो है वो मेरा जो डिजिटल एजेंसी है उसका पोर्टफोलियो 50% जो है वो जो डायरेक्टली बिजनेसेस आपके इंटरनेशनल हैं उनकी उनको एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनकी वेबसाइट्स को गूगल में ऊपर लेकर आना। उसके अलावा 30% जो है वो ब्लॉगिंग, इन हाउस ब्लॉगिंग, जिसमें आप अमेज़न की चीज़ों को सेल करके कमीशन अर्न करते हैं, या आप जो है वो गूगल एडसेंस को यूज़ करके करते हैं, उस पे बेस करता है। और 20% जो है वो जितने भी हमारे सराउंडिंग में हमारे दोस्त हैं उनको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। वक़्त के साथ-साथ ज़रूरियात ज़िंदगी भी तब्दील होती रहती हैं। जी। ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, वीडियो और अब एआई। जी। आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए फ्यूचर, ये वही बात है कि इनसिक्योरिटी, मैं इस फील्ड में जितना भी टाइम हो गया है, हर 2 साल बाद 3 साल बाद, जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक चीज़ फील्ड से दूसरी फील्ड में छलांग लगाना और समझना कि ये शायद ख़त्म हो जाएगा, अगली में चले जाना। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हम इंसान जो है वो सोशल एनिमल हैं, हमें लोगों से मिलना, लोगों से बात करना पसंद है। वो शायद हम अपने साथ वाले जो दोस्त हैं या हमारे घर में जो लोग हैं उनसे बात नहीं करते, पर हम सोशल मीडिया पे बात करना पसंद करते हैं। हम अपनी तस्वीर अपलोड करते हैं तो हमें लाइक्स जब हमारी तस्वीर पे आते हैं, हमारी लोग तारीफ़ करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हमें लोगों में रहना पसंद है। तो सोशल नेटवर्क इंसान की ज़रूरत है। अब उस सोशल नेटवर्क को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? एक जगह सवाल हुआ मुझसे कि आप 5 तरीके बताएँ कि ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। तो मैंने उनको कहा कि 5 नहीं, 500 तरीके हो सकते हैं, पर 5 तरीके वो हैं जो कि हम रोज़ यूज़ करते हैं। जिसमें नंबर 1 फ़ेसबुक है, फ़ेसबुक से पैसे बना सकते हैं आप। आप इंस्टाग्राम से बना सकते हैं, उसके बाद थोड़ा-सा पीछे आ जाएँ, आप लिंक्डइन से बना सकते हैं। ये वो तमाम सोशल नेटवर्क हैं कि जिसमें हम सिर्फ़ अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं। हम उसको इस नज़र से नहीं देखते कि हम अगर कोई उसके ऊपर बिज़नेस सर्विसेज़ देना चाहें, अब जैसे कि आप काम करते हैं, आपने शायद जब फ़ेसबुक पे गए होंगे तो आपको शायद उसकी पावर का ही नहीं अंदाज़ा होगा। जब आपने वीडियोज़ बनाना शुरू की तो फिर आपको पता लगा कि उसकी पावर क्या है, और मैं अगर 2-3 साल पहले शुरू कर लेता तो मैं शायद 2-4 साल और आगे होता या बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता। तो जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते तब तक आपको उसकी पावर का अंदाज़ा नहीं होता। तो कहने का मकसद ये है कि अगर फ्यूचर है,
फ्यूचर बिल्कुल है, ब्राइट है। ऐसा नहीं हो सकता कि ब्लॉगिंग में क्या होता है कि आप आर्टिकल लिखते हैं, अगर आर्टिकल कोई एआई लिख के दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉगिंग ख़त्म हो जाएगी। ब्लॉगिंग इम्प्रूव होगी, हमेशा इंसान की ज़रूरत पड़ेगी उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। पर मैं 3 साल 4 साल से आगे नहीं सोच सकता। अब अगर जब आपके पास वो फ़ोन होता था जिसमें आप बटन दबाते थे सिर्फ, और बहुत पुराने पुराने मॉडल्स होते थे, और अगर उस टाइम आपको ये कहा जाता कि आप दुनिया के किसी और मुल्क में बैठ के किसी की शक्ल देखकर लाइव बात कर सकते हैं, ये वो ज़माना है जब आपको पीटी सेल में को वालों को फ़ोन करना पड़ता था कि मुझे अमेरिका फ़ोन करके दो, और कर मिला के दो, तो एक बेल आती थी, आप उठाते थे और अमेरिका बात करते थे। उस टाइम आपसे अगर कोई कहता शायद आप यकीन ना करते। तो हम उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारा फ्यूचर क्या आने वाला है, पर एआई आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव करेगा और आपकी ज़िंदगियों में अपना असर छोड़ेगा। पर आपने ये देखना होगा कि अब ये आ गया है, मेरी जगह कहाँ बनती है, अब मुझे कौन सी डायरेक्शन में जाना है। वो कुछ सालों के बाद आपको खुद जो है जस्टिफाई होता रहेगा टाइम टू टाइम। अगर मैं मेरे से कहें कि मैं क्या फ्यूचर देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि जी हम सारे के सारे जो है ना वो सो रहे होंगे, और हमारी हमारे जो दोस्त जो हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे, और हम उन्हीं के साथ ही जो है ना वो टाइम गुजारना ज़्यादा पसंद करेंगे, बजाय अपने जो साथ वाले घर में आपका दोस्त हुआ करता था वो भी आपको ऑनलाइन ही आके मिला करेगा। तो बस ये चीज़ें इवॉल्व होती रहेंगी, और उसके साथ साथ हमें भी इवॉल्व होना है। और ये डरना नहीं है कि जी अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, जिस तरह हर बच्चे का आने वाले का सवाल होता है ना कि जी ये काम कर लूँ, इसका फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। फ्यूचर का आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। हाँ, बस घुस जाएँ और उसके अंदर खुद ही रास्ते बनते चले जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके पास सैकड़ों लोग आपको मिलते हैं, चाहने वाले हैं, मैसेजेस करते हैं। कॉमन 2 चीज़ें जो पाकिस्तानी नौजवान आपसे पूछता है वो क्या है? एक तो मैंने जैसे बताया कि जो फ्यूचर बताएं, इस चीज़ का फ्यूचर जो है ना वो अच्छा हो, मैं ऐसी चीज़ सीख लूँ कि जिसमें जो है ना बस ये काम आप बताएं उसको सीखो और मैं आगे निकल जाऊँ। अब मैं हर बंदे को कहता हूँ कि तुम किसी भी फील्ड में हो, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन में हो, सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं, जो मेरे जितने भी आपके सुनने वाले जो मुझे सुन रहे हैं, मैं कहूँगा ब्लॉगिंग कर लें, एसईओ कर लें, 6-7 और टेक्निकल टर्म्स बता देता हूँ। ये सारे शायद समझ भी ना आए, शायद नहीं कर सके, पर आपको और मुझे वो ऑनलाइन देखते हैं। हर बंदा के अंदर, हर बंदा मशहूर होना चाहता है, हर बंदे को बोलना आता है, फिर भी वो नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसकी सबसे बड़ी वजह मैंने ये देखी है कि उसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों ने जो बातें करनी है उसकी वजह से वो स्टार्ट ही नहीं करता। ठीक है? वीडियो, किसी भी बंदे को किसी भी फील्ड से रिलेटेड है उसको वीडियोस बनानी चाहिए। चाहे वो ऑनलाइन काम कर रहा है, चाहे वो ऑफलाइन काम कर रहा है, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहता है उसकी स्पीड 5 से 10 गुना तेज़ हो जाएगी अगर वो वीडियो बनाना शुरू कर जाएगा। उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि हर फील्ड में, अगर मैं, आपकी मिसाल तो सामने ही है कि आपने वीडियोस बनाई और वो कैसे आपको और कम्युनिटी को किस तरह सर्व हो रहे हैं। मैं अगर ऑनलाइन के साथ कंपेयर करूं, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, किसी को वेबसाइट बनानी आती है, ऐप डेवलपमेंट, जितनी भी सर्विसेज है, कोई भी एक काम आता है उसमें से, और वो उसी चीज़ से रिलेटेड बैठकर बोलता है कैमरे पे। अब तो लंबी लंबी वीडियो भी नहीं बनानी है आपने, 1 मिनट की रील है, वो 1 मिनट का कंटेंट आपने अपलोड करना और आपका मैसेज जो है ना वो चाहे चल जा रहा है, उसमें वो ट्यूटोरियल की शक्ल में हो, किसी भी चीज़ की शक्ल में हो, आपने वो कंटेंट बनाना है, वो अपलोड होगा, आपकी एक ऑडियंस बिल्डअप होगी। वो जब ऑडियंस बिल्डअप होगी तो आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। अब अगर आप शायद अपने काम में 100% नहीं भी थे, तो अब वो जो फॉलोअरशिप है वो आपकी उस पर पर्दा डालेगी और आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम आना शुरू हो जाएगा। अब मेरे पास लाइफ एग्जांपल्स हैं इसी चीज़ की कि जिन्होंने इस चीज़ को किया और इस चीज़ को बेसिकली फील किया। फिर मैं किसी की एग्जांपल देने के बजाय अपने आप की एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि मुझे कोई मैं उर्दू में वीडियोस बनाता हूँ जो कि हमारे साथ हमसाए मुल्क भी सुनते हैं। मेरे पास कोई गोरा आता है और आके कहता है कि जी मुझे ये वेबसाइट बनानी है। अगर यही बात जब मैं वीडियोस नहीं बनाता था तब मेरे पास गोरा आता था और कहता था मुझे काम करवाना है, मैं उसे कहता था इतने पैसे लूँगा। अब मुझे उसको 100 बातें करनी पड़ती थी ये समझाने के लिए कि मैं सही बंदा हूँ और मैं तुम्हारा काम करके दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही उसकी तरफ से ऐसा सवाल आता है कि मैंने पैसे बताए, अब
जारी बात है, जिसको आप पैसे दे रहे हैं, कमिटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है, आपने मंथली पैसे लेने होते हैं, उनको वो राइट पर होते हैं पूछने के लिए मेरे पैसे ज़ाया तो नहीं हो जाएंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ, ना वो ज़बान जो मैं उस वीडियो में बोल रहा हूँ उसकी समझ में आ रही है। वो देखता है, उसके बाद वो कहता है जी अब काम तुमसे ही कराना है, तुम्हारी मर्जी के पैसों से कराना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सब्सक्राइबर्स जितने लिखे हुए आ रहे हैं ना, वो उससे फैसिनेट करते हैं। वीडियो के थंबनेल से वो अंदाज़ा लगाता है कि ये सेम फील्ड का बंदा है जिसके पास इतनी ऑडियंस है, तो ये काम पैसे ज़ाया नहीं होने देगा मेरे। तो वही जो मैं उसको शायद सारी रात या 2 दिन लगा के मैसेज पहले करके समझाता था, तो सिर्फ वो एक इम्पैक्ट सिर्फ उस नंबर का जब उसके ऊपर जाता है, तो फौरी काम करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। ये मिसाल देने का भी वजह ये है कि जो जिस भी काम में होंगे उसमें आप खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक एक्सेल करना शुरू हो जाएंगे। पहला ब्लॉग किस टॉपिक पे लिखा था और आज आपकी स्पेशलिटी क्या है? मेरा पहला ब्लॉग जो है वो जो उस उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो टिकटॉक बनाते हैं, तो मैं भी शायद उसी उम्र का था। तो टिकटॉक तो नहीं बना सकता था क्योंकि उस टाइम फ़ोन अवेलेबल नहीं होते थे। तो अ, मेरा जो ब्लॉग था उसमें मैं प्रोवाइड करता था जितने भी फैशन रिलेटेड कपड़े होते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता था कि ये किस टाइप का है कपड़ा, इसमें किन किन लोगों को पहनना चाहिए, और किस किस एज ग्रुप के लिए, मतलब अगर आप कोट पहन रहे हैं तो ये कोट इस डिज़ाइन का इन इन लोगों को पहनना चाहिए। उसमें मेल भी होता था सेक्शन, फीमेल भी होता था, दोनों के बारे में जो है ना वो मैं इन्फॉर्मेशन देता था, क्योंकि उस टाइम ई कॉमर्स शायद था, पर हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं था कि ई कॉमर्स भी जैसी भी कोई चीज़ होती है और चीज़ें सेल भी हो सकती है। तो सिर्फ उसे एज ए इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मैं प्रोवाइड करने के लिए वो ब्लॉग बनाया करता था। अब आज मेरा जो फेवरेट टॉपिक होता है वो हमेशा वो होता है जिसके अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए। एक टर्म होती है ब्लॉगर जो कि लिख रहा होता है, एक होता है कमर्शियल ब्लॉगर। फिर वो लिखता है, फिर वो पैसों के लिए लिखता है। यानी कि एक तो एक शौक के लिए लिखना होता है, एक पैसों के लिए लिखना होता है। जब आपने पैसों के लिए लिखना होता है तो फिर आप ऐसी चीज़ तलाश करते हैं जहाँ पर लोगों को सबसे ज़्यादा मसले आते हैं। जिसकी एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि दुनिया में कौन सी ऐसी ऐप है जो आप सुबह उठते के साथ सबसे पहले खोलते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप है। उस एक एप्लीकेशन के ऊपर आप उसमें जितने भी मसले आते हैं लोगों को, वो मसलों का आप हल लिख के उनको दे दें। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है, मतलब आपको एग्जांपल देने के लिए। तो जब जो हर बंदे की हाथ में है और उसमें हर बंदे को मसले भी होंगे, तो फिर वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। तो फिर आपने मसला भी बड़ा निकाला हुआ है, तो फिर इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये आइडियाज़ हैं। ब्लॉग लिखने के लिए अच्छी खासी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। हम्म, वक्त के साथ साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखता है। हम्म। अभी जो R&D है वो आप खुद करते हैं या इसके लिए टीम रखी हुई है? देखिए, मज़े की बात बताऊं कि मैंने शायद शुरू में थोड़ा बहुत काम किया होगा। मैं ज़्यादा टाइम जो है वो मेरा टीम के साथ गुजरा है। मतलब मैं अगर 20 साल मेरी मुझे इंडस्ट्री में हो गए हैं, तो मुझे कम से कम 15 से 16 साल मैं टीम के साथ ही काम किया। मेरे पास कोई आईटी की डिग्री नहीं है। मैं एक नॉर्मल कॉमर्स का स्टूडेंट जिसने बीकॉम किया उसके बाद एमबीए किया, और उसके बाद उसी बिज़नेस की डिग्री में बाकी एमएस किया मैंने जाके यूके से। इस सारे प्रोसेस में मेरे पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। हाँ, मैंने एक अपनी शायद मैट्रिक के बाद एक कोर्स किया था जो कि 2 महीने का था, और बहुत पुरानी बात है ये। उस कोर्स जो मुझे किया वो HTML से रिलेटेड था। वो कोर्स उस कोर्स के बाद शायद वो मेरी बेस बना, और उसको मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास कोई भी आईटी की डिग्री नहीं है, पर मैं 20 साल हो गए मुझे इस आईटी की फील्ड में। तो ये बड़ी हैरानी की बात लोगों को लगती है। क्यों? क्योंकि मैं बिज़नेस का बंदा हूँ, मुझे लोगों के साथ डीलिंग करनी आती है, और मुझे लोगों को समझाना अच्छा लगता है। तो उसी फील्ड में रहते हुए मैंने क्या अपना बिज़नेस मॉडल बनाया है कि मुझे ये पता है कि ये वेबसाइट कितनी देर में बनेगी। मुझे बनानी नहीं आती है, पर मुझे पता है ये कितनी देर में बनेगी, कितने पैसों में बनेगी, और कौन बंदा इसको बनाएगा। वो मैंने एक तरफ से पूछना है और अपनी टीम के बंदे को दे देना है। तो क्या किया, इधर से लिया और उधर से दे दिया। दरम्यान में सिर्फ मैं एक काम कर रहा हूँ जो कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहा है या उनकी इन्फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर रहा है, जिस तरह से भी है। यही मेरा बिजनेस मॉडल है जिसको मैं आज तक इस्तेमाल करता हूँ। अब इसमें
10 साल पहले जैसे काम हो रहा था, आज चीज़ें आगे, अगर किसी को एआई के थ्रू कोई चीज़ बनानी है तो मुझे पता है कि कोई भी स्किल अगर आती है, मुझे उसको ये सीखना है कि उसकी बेसिक्स क्या हैं। लोग इस मॉडल में, मैं कहता हूँ कि फ़ौरन स्विच हो जाओ। वो डरते हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्या सवाल कर लेगा। देखिए, मैं अगर आपसे सवाल करूँ कि आपको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे ना। अगर आपको वेबसाइट बनानी आनी आती होती तो आप खुद बना लेते। ऐसा ही है। तो अब बेसिकली मैं और आप एक लेवल पे हैं, ठीक हम्म, है। तो आप मुझे कहेंगे जी वेबसाइट बनानी है मुझे, तो मुझे बस इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो ये बंदा बातें कर रहा है, ये आसान काम है या मुश्किल काम है। वो हम्म, आपको आपका एक्सपीरियंस बताता है। या आप आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन है, तो मतलब जिस तरह एक कोई क्लाइंट मेरे से कोई चीज़ डिमांड कर रहा है कि मुझे ऐसा चाहिए चीज़। अब मुझे अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा, फ़ौरन बंदा आपके पास अवेलेबल है, उसको दिखा के पूछेंगे भाई कितनी देर में बनेगा। बस उस सारी कम्युनिकेशन को, एक्सपीरियंस को आपने जोड़ना है और आप पहले दिन से काम पे लग सकते हैं। शर्त ये है आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको डील करनी आनी चाहिए बस। आपकी एजेंसी कितनी किस्म की सर्विसेज दे रही है? बेसिकली जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि उसमें ज़्यादातर सर्विसेज जो हैं वो एसईओ, जिसमें गूगल को आपकी वेबसाइट को टॉप पर लेकर आना, उसके अलावा उसी लोकेशन में उसकी पेड मार्केटिंग करना, जिसे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कह सकते हैं या पेड एडवर्टाइजिंग के थ्रू जिस भी तरह मार्केटिंग करना, ये लोग जो है वो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा मेरी कुछ कमिटमेंट है डिजिटल एजेंसीज के साथ, जो कि डिजिटल कंटेंट पाकिस्तान में जितना बन रहा है, इसको 10 गुना ज़्यादा तेज़ करना, ज़्यादा लोगों को वीडियोस पर लाना, ताकि हम जैसे यहाँ पर लोगों की मिसकमिटमेंट है कि हम जो है ना, कोई वीडियो बना रहा होता है उसे हम यूट्यूबर कहते हैं, हम्म, ठीक है। बाहर जब आप जाते हैं, मतलब मैं इतनी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, तो वहाँ पर उसको कंटेंट क्रिएटर कहा जाता है। ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्ट किया कि हम यूट्यूब पे वीडियोस बनाएंगे। भाई क्यों बनाएंगे? फेसबुक पे भी अपलोड होती है, इंस्टाग्राम पे भी अपलोड होती है, सब जगह अपलोड होती है, तो आप यूट्यूबर क्यों कहते हैं उसको? तो वो जब एक कंटेंट बनाते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, वो 1 मिनट की, वो फिर टिकटॉक के लिए नहीं बनाते, वो फिर सारे प्लेटफॉर्म के लिए बनाते हैं। वो एक वीडियो तमाम प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपलोड होगी। तो पाकिस्तान में ये अवेयरनेस लाना कि जो भी आप काम कर रहे हो उसके ऊपर वीडियोस बनाओ। नहीं समझ आ रहा, बनाना शुरू करो, टाइम के साथ साथ समझ आ जाएगा। ऑलरेडी जो कंटेंट क्रिएटर हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे, उनको फेसबुक पर लेके आना, फेसबुक पर ज़्यादा प्रोडक्शन कराना। क्यों? क्योंकि फेसबुक इस वक्त चाहता है, उसे नज़र आ रहा है, बल्कि फेसबुक का नज़र सबको नज़र आ रहा है कि टिकटॉक जितनी जल्दी से ऊपर गया, उसके सारे के सारे फीचर्स जो है वो सबने अडॉप्ट करना शुरू कर दिए। और ये प्लेटफॉर्म्स की आपस में जंग जब तक रहेगी, ये आपके पास मौका है कि जिसमें आप जो है ना मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है वो आपकी इनकम पे टैक्स नहीं काटता, अपनी सर्विसेज नहीं देता, जिस तरह गूगल एडसेंस जो है वो 20-30% या 40% तक जो है ना वो आपकी इनकम जो है वो काट लेता है। तो कंटेंट क्रिएटर्स को जो है वो फेसबुक पर लाने का मकसद है। ये बताइए कि आपको क्या नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर फेसबुक कब तक मोनेटाइजेशन ऑन कर देगा? मोनेटाइजेशन ना होने के पीछे क्या मुहर्रकात हैं? बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, फेसबुक और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 12 साल से सिर्फ और सिर्फ वीडियोस अपलोड करवाता है, उसके मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। जब आप फेसबुक में आते हैं, तो फेसबुक में आपके दोस्त भी वही हैं, आप पेजेस भी बनाते हैं, आप वीडियोस भी अपलोड करते हैं, आप मतलब हर तरह का एक पूरा पैकेज वो फेसबुक ने सारे के सारे फीचर उसे एक प्लेटफॉर्म पे रख दिए हैं और बहुत कम टाइम में रख दिए हैं। अब उससे हुआ ये है कि फेसबुक में इतने ज़्यादा फीचर हैं, डेली आए चले जा रहे हैं, और फेसबुक इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं 4 बंदे रखूं और इसके मसले हल करूं कि इसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजनी है और इसको नहीं भेजनी है। वो कहता है कि इसको ग्रो कराना है। वो कहता है कि जी आप मेरे से रील के बोनसेस लें, वीडियोस बनाए, रील्स के बोनसेस दूंगा। मैं आपकी इनकम, अगर आप $1000 बनाते हैं, मैं आपको इन 2 महीनों में $3000 पे 3x आपको ज़्यादा पे करूंगा या डबल इनकम दूंगा। वो इस चीज़ पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ लेके आना चाह रहा है। और इस चीज़ पर कि जितने मसले होंगे बाद में, इस चीज़ पे पैसा कम लगा रहा है। जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि अभी उसका जो प्लेटफॉर्म है वो अंडर डेवलप्ड है, जिसकी वजह से वो अभी नहीं समझता कि पाकिस्तान को इसके साथ जो है वो लाना चाहिए या अटैच होना चाहिए। इसलिए ये डिले हुए जा रहा है और शायद 23 में भी फेसबुक जो है वो नहीं आ सकेगा पाकिस्तान में। पर
जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं अगर वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तो उनको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक खुद भी कांटेक्ट कर लेता है उन कंटेंट क्रिएटर्स को। और आप नेटवर्किंग में जाएं, अब ग्रुप्स अवेलेबल हैं जहाँ से आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंतज़ार करें, क्योंकि जो अच्छा कंटेंट बना रहा है फेसबुक उसको फिर भी मोनेटाइज करने को तैयार है। व्हाट्सएप पे चैट बोट्स बहुत सारे लोगों ने लगाए हुए हैं, ख़ास तौर पे कंपनीज़, और वो कंपनीज़ जिनका डिजिटल वर्क बहुत ज़्यादा है। तो क्या आप किसी ऐसी सर्विस प्रोवाइडर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या किसी ऐसे उसमें आने का इरादा है आपका? अ, ये बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप की आपने मिसाल दी है। मेरे पास जितना भी बिज़नेस है वो इंटरनेशनल है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह-सुबह फ़ोन खोलता हूँ और 50 कंपनियों के मैसेज आए हुए होते हैं। पहले तो उधर आए होते थे सिम पे, अब व्हाट्सएप पे भी आए हुए होते हैं। इंटरनेशनली किसी को किसी की प्राइवेट चीज़ पर इस तरह मैसेज करना अलाउ नहीं है, हुँ, ठीक है? अभी पाकिस्तान में वो क्या होता है, नई-नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उसको इतना अब्यूज़ करते हैं हम सारे मिल के कि किसी को नहीं भी चाहिए तो उसके इनबॉक्स में आप एक्सेस ले रहे हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि और चीज़। अब आपने सवाल किया कि जी मैं सर्विसेज़ दे रहा हूँ या नहीं दे रहा। मेरा जो है वो पाकिस्तान में शायद एक भी क्लाइंट ना हो जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 2 हैं। एक तो ये बहुत करीबी दोस्त होते हैं आप जैसे, तो फिर उनके साथ तो बिल्कुल उनके साथ करते हैं जिस भी तरह हेल्प आउट कर सकें। सिर्फ़ इस वजह से कि यहाँ पर एक तो लोगों की कैपेसिटी नहीं है उतना पे करने की। दूसरा, अ, एक आपने काम कराया, आपने कहा कि जी ये वेबसाइट ऐसी बना दो, ओके ठीक है बना दी। अब हुआ क्या कि आपने कहा कि जी 4 दिन बाद फ़ोन कर, यार इसको ऐसे कर दो। अब जब कर दिया, 2 दिन बाद फिर अब इसको ऐसे कर दो। बेसिकली वो जो ऐसे करना है ना, वो आगे आधा 1 घंटा किसी बंदे का ले रहा है जो कि किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, और लोग पैसे देने को तैयार नहीं होते उस चीज़ के ऊपर। मतलब प्रोफ़ेशनल बिहेवियर जो है वो लोगों का उस लेवल का नहीं है, इसलिए मैं काम नहीं करता। पर ये बिल्कुल बहुत फ़ेमस सर्विस है जिसका आपने नाम लिया है, और बहुत सारी कंपनीज़ इसको एक्टिवली जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं। मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त हैं जो कि इसकी सर्विसेज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। पर बात वही है कि ट्रेंड इतनी जल्दी-जल्दी चेंज होता है कि आप व्हाट्सएप के बाद कोई और एप्लीकेशन आ जाएगी, और आप लोग इस वजह से ना व्हाट्सएप छोड़ के चले जाएँ कि इतना ईज़ी टू एक्सेस जो है वो हो गया है। तो उस वक़्त से डर लगता है मुझे सिर्फ़। माशाल्लाह से आप बहुत से लोगों की इंस्पायरेशन हैं। बहुत से लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते होंगे आपको देख के, सुन के। जी। तो एक बिगिनर जो है, वो कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से लेके आए? अ, ये तो अ, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। इसमें वही फैक्टर आपने देखना है, बजाय मैं कहूँ, यानी कि मेरा इनबॉक्स हमेशा इस सवाल से भरा रहता है कि मुझे टॉपिक बता दें, आप बता दें टॉपिक। देखिए, मैं आपको कहता हूँ कि जी ठीक है, आपने जो है वो इस माइक के ऊपर आर्टिकल लिखना है। अब आपको पता ही नहीं माइक होते कितने टाइप के हैं, किस लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉडकास्ट के लिए अलग होते हैं, गाने के लिए अलग होते हैं, प्रोफेशनल स्टूडियो के लिए अलग होते हैं। तो आप कैसे उसमें मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं? देखेंगे, जो ब्लॉगर होता है उसको मैक्सिमम रिजल्ट लेना होता है गूगल से। तो गूगल को वो ब्लॉगर्स पसंद हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं। अब स्पेशलिस्ट आप तब बनेंगे जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा। मेरे कहने पे आप स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते, आपका अपना इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। तो जब आपके इंटरेस्ट की बात आएगी तो फिर आपको खुद पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज़ के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसको एक्सप्लोर करें। इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि एक बच्चा था, उसको जहाज़ों का शौक था। उस हर जहाज़ के ऊपर वो आर्टिकल लिखता था, इसका वेट कितना है, इसकी चीज़ें यहाँ से बनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन उसको ऑनलाइन मिलती थी। कुछ साल उसने सारे के सारे जहाज़ कवर कर लिए। आज वो ब्लॉगर जो है वो बहुत सारी एयरलाइंस का ब्रांड एम्बेसडर है, और उसको सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो एक चीज़ में एक्सपर्ट था, उसको इन्फॉर्मेशन थी, वो सारी की सारी उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, कंपनी ने उसको कॉन्टैक्ट कर लिया, और अब उसका जो करियर है वो सिक्योर हो गया। तो अब आपने ये तलाश करना है कि आपका पैशन किस चीज़ के बारे में है। उस चीज़ को पकड़ के आपने लिखना शुरू कर देना है, और ज़ाहिर बात इंटरेस्ट होगा तो आप जितना ज़्यादा खोलेंगे उस सारी चीज़ को। जब मुझे इस माइक को लेने के लिए जाना है किसी वेबसाइट में, अगर इस माइक की ए टू जेड इन्फॉर्मेशन वहाँ डली हुई है, तो अगर मैंने ये माइक ले लिया, मुझे कोई भी मसला होगा, मैं उसी वेबसाइट पर ही जाऊँगा। तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है ताकि लोग आपके पास ही आएँ और सिर्फ़ आप ही वो नाम हो, उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। ब्लॉगिंग में माइक्रो निश की कितनी अहमियत है? माइक्रो निच जो सुन रहे हैं पहली दफ़ा,
उनको क्लियर कर दूं कि माइक्रो नीच जो है वो बेसिकली एक ऐसी टॉपिक को कहते हैं जो स्पेसिफिकली एक चीज़ पे जो है वो बनी हुई हो। जिस तरह अगर हम बात करें कि टेक्नोलॉजी एक ब्रॉडर टॉपिक है, टेक्नोलॉजी में बहुत सारी प्रोडक्ट आ जाती है, इस तरह लैपटॉप्स उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। माइक्रो नीच कहते हैं स्पेसिफिकली किसी कोई एक टॉपिक। सपोज हेडफोन की हम बात कर लेते हैं। जब आप हेडफोन से रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाते हैं तो उस ब्लॉग में आप उस हेडफोन की तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जिस तरह मैंने आपको माइक की एग्जांपल दी। जब आप दुनिया के तमाम हेडफोन्स की इन्फॉर्मेशन वहाँ अवेलेबल कर देंगे तो बात वहीं आ जाएगी कि किसी ने अगर हेडफोन लेना है तो उसके अलावा आपके अलावा उसके पास कोई और चॉइस नहीं होनी चाहिए, तो वो आपके पास ही आएगा। पर दूसरा एंगल ये है कि ब्लॉगर की जो मंथली इनकम होती है वो $1000 $2000 होती है, पर वो अपना जो एसेट जो बिल्ड करके सालों में कुछ टाइम दे के जो बनाता है वो सेल हो जाता है, वो वेबसाइट सेल हो जाती है। और वो सेल होती है 30 गुना प्राइस पे, यानी कि वो $1000 बना रही है तो वो सेल होगी $30,000 पे। और $30,000 कभी भी एक साथ इकट्ठा आपके पास आ नहीं सकता इस मॉडल में, ब्लॉगिंग की मॉडल में। तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक वेबसाइट बनाएं और उसको सेल कर दें 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, ताकि आपके पास इकट्ठा पैसा आ जाए और आप अगली दफ़ा 2 वेबसाइट्स बनाएं, 3 वेबसाइट्स बनाएं, 4 वेबसाइट बनाएं, तब आपका पोर्टफोलियो इस तरह से बढ़ता चला जाता है। जब आप माइक्रो वेबसाइट बनाते हैं, स्पेसिफिकली हेडफोन पर आपने वेबसाइट बनाई, सवाल ये है कि आपकी चीज़ $1000 बना रही थी, कोई आपको $30,000 क्यों दे रहा है उस वेबसाइट पे? क्यों? क्योंकि उसने आगे जाके उसे और आपसे ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना है, उसने और इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें और इन्फॉर्मेशन देनी है, ताकि आप जहाँ तक ले गए थे उसको 10 गुना और ऊपर लेके जा सके। जब आपने हेडफोन पर वेबसाइट बनाई और हेडफोन की तमाम इन्फॉर्मेशन दे दी, तो अब वो क्यों ले आपसे? जब आपने सब कुछ कर दिया, अब उसका नेक्स्ट लेवल क्या है? ठीक है, तो बेसिकली रिकमेंड नहीं किया जाता माइक्रो नीच पर काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसको एक लेवल तक ले जाते हैं उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो उसको ऊपर सेल करने के लिए या प्राइस को अप करने के लिए या बायर ढूंढने के लिए उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तो इसलिए स्पेसिफिक टॉपिक पर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड रखना चाहिए, कैटेगरी में रहना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट उसी प्रोडक्ट को पकड़ के बैठ जाए। आपका पसंदीदा काम एसईओ है। ब्लॉगिंग में एसईओ की अहमियत क्या है? आप यूँ समझ लें कि ब्लॉगिंग 10% है और एसईओ 90% है। रोज़ाना लाखों वेबसाइट्स बनती हैं, पर जब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो 10 वेबसाइट्स टॉप पर आती हैं, और उस 10 में से आप जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब बन तो रोज़ाना लाखों वेबसाइट्स रही हैं, पर आती तो 10 हैं। तो बेसिकली क्या है कि जो लाखों वेबसाइट जब तक एसईओ नहीं करती हैं तो फिर वो उन पोजीशन पे नहीं आती। जब तक उन पोजीशन पे नहीं आएंगी तो विजिटर कैसे आएगा? तो एसईओ बेसिकली 200 ऐसे फैक्टर जो आपने अपनी वेबसाइट पे अप्लाई करने होते हैं। उन 200 में से ये है कि जी आपका जो टाइटल है ना वो ऐसा होना चाहिए कि जब 10 में से आपके वेबसाइट के टाइटल को जो पढ़े वो उसका दिल करे कि जो आप सर्च कर रहा हूँ मुझे यहीं से इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इस तरह से ये 200 फैक्टर्स बनते हैं, जिसमें वेबसाइट अच्छी स्पीड के साथ खुलनी होनी चाहिए, स्लो नहीं ओपन होनी चाहिए। क्योंकि स्लो इंटरनेट पे बैठा हुआ है, जब आपकी वेबसाइट खुलेगी नहीं तो क्लोज कर देगा। इस तरह से 200 फैक्टर्स हैं। ये 200 फैक्टर्स आप अपनी वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं और आपकी वेबसाइट टॉप 10 में आ जाती है। तो हर किसी का पैशन है, हर कोई लिखना जानता है, हर कोई लिख भी रहा है, पर अगर वो एसईओ नहीं जानेगा तो फिर वो रिटर्न या ट्रैफिक या इनकम नहीं कर ले सकेगा। तो आप एसईओ सिखाते भी हैं? जी बिल्कुल, मैं जितना भी मैंने सीखा अपनी सारी लाइफ जर्नी में इस एसईओ की एक्सपीरियंस में, वो मैं 3-4 साल से जो है वो यूट्यूब पर जो है वो वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ, फेसबुक पे अपलोड कर रहा होता हूँ। जितना भी इंफॉर्मेशन, अगर वो बंदा थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखता होगा एसईओ के अंदर, तो मैंने तकरीबन 500 वीडियोस वहाँ बना रखी हैं। बड़े डिटेल्स जो है वो लेक्चर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल, जिसको देखते हुए जो है वो आप अपनी चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर ट्रेनिंग्स, कभी टाइम होता है तो कभी ट्रेनिंग करा लेता हूँ मैं, अदरवाइज़ जो है वो कोशिश करता हूँ कि वीडियोस से ही लोगों को जो है ना हेल्प कर सकूँ। उसके अलावा सपोर्ट टीम मैंने रखी है इसी वजह से कि ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन दे रहे कि हर बंदा अलग तरीके से सोचता है और वो चाहता है कि मैक्सिमम
सवालों के जवाब जो है ना वो मैं लूँ। हर दिन बंदे के माइंड में जो है ना वो सवाल आ रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि उन सवालों के लोगों को जो है ना वो जवाब फ़ौरन फ़ौरन दे दूँ, ताकि वो लोग जो है वो आगे चलते रहें। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग सा टॉपिक है एसईओ, इसका प्रोसेस भी बड़ा बोरिंग है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। तो इसलिए जो है, पर ये है प्रोफेशनल फील्ड, क्योंकि इस सारी चीज़ें होने की वजह से इसकी बहुत ज़्यादा लोग हाई पेइंग जॉब में से है। क्योंकि ये प्रोसेस इतना बोरिंग है कि मैं आपको कहूँ कि आप एक वेबसाइट पे लिखें और आपको 8-10 महीने बाद या साल बाद पैसे आएँगे, तो शायद हमारी यंग जनरेशन तैयार ना हो। पर जो एक दफ़ा इसका पोटेंशियल देख लेता है, तो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम जिसको मैं कहता हूँ कि पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम क्या है कि आप जब एक लेवल पे अपनी वेबसाइट को ले जाते हैं, फिर आप चाहे 10 दिन, 15 दिन, महीनों के लिए कहीं चले जाएँ, वो आपके पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे होंगे। इस चीज़ की अट्रैक्शन जो देख लेता है एक दफ़ा, वो फिर इस फील्ड को छोड़ता नहीं है। आपके कोई पेड कोर्सेज भी हैं? जी बिल्कुल, पेड कोर्सेज़ भी हैं। मैं पेड कोर्सेज़ से कोशिश करता था बहुत दूर रहूँ, और क्योंकि लोगों यहाँ जो सक्सेस रेशियो मुझे जो देखने को मिली वो बहुत कम थी। और मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि बिलीव करता हूँ कि अपना जब 100% दूँ, तो मुझे रिज़ल्ट भी 100% आए। तो अ, ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करके, और मतलब ये कि जी आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, आपसे ही कोर्स करना है, तो फिर मतलब साल में कोशिश करता हूँ कि एक आधा कोई छोटा सेशन रख दूँ, ताकि जो है ना लिमिटेड लोग जो कि इंटरव्यू लेने के बाद, मतलब ऐसा ओपन रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं है। इंटरव्यू होगा, अगर लगेगा कि इस बंदे को बेसिक नॉलेज है, तो उसको हम लेके आते हैं। हर ओपनली हर बंदे को नहीं लेके आते, क्योंकि चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो है ना रिजल्ट ओरिएंटेड हो। ये बताइए कि आपसे या आपकी टीम से, आपके ऑफिस से राब्ता करने का आसान तरीन तरीका कौन सा है? सबसे आसान तरीका ये है कि आप फेसबुक पर असबर अली लिखेंगे, उस पर पेज आ जाएगा, उसमें एक कॉल का बटन होगा, उसको दबाएंगे, डायरेक्टली जो है ना वो आपका बंदा फ़ोन उठाएगा। उस टाइम आपको मेरे से शायद ना हो सके बात, पर वो आपके मसले को सुनकर मेरे तक पहुंचाएगा ज़रूर। और अगर आपका मसला, मतलब होते हैं बहुत सारे ऐसे मसले जो कि जेन्युइन होते हैं, या उनको फ़ौरन सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो मैं खुद उनको जो है वो कॉल करके उनके मसले जो है वो हल करता हूँ। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो असबर अली के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ जान जाएँगे। आज तक के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिए। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया असबर अली के साथ। वस्सलाम। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।